देश का मूड कहता है कि यूपीए की सरकार वापस न आए, ये कह रहा है एबीपी न्यूज नीलसन का सर्वे। लेकिन फिर क्या एनडीए की आए, उसमें भी पूरी तरह से देश का मूड अभी नहीं बना है ऐसा लग रहा है, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि 206 सीटें लेकर एनडीए तो आ जाएगा, लेकिन 272 तक का सफर कैसे तय करेगा, ये सवाल बना हुआ है। और उसी सवाल पर यहां पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि यूपी और एनडीए को छोड़कर बाकी सब दलों के मिलाकर 201 सीटें बन रही हैं। तो क्या वो कोशिश करेंगे और क्या उनकी कोशिश में यूपीए या एनडीए मदद करेगा, ये भी एक सवाल है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये सीटें सबकी आ कहां से रही हैं, यानी अगर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्षेत्रों में अगर बांट दें तो ये सीटें कहां से आ रही हैं, ये देखते हैं। चलते हैं नेहा के पास। बिल्कुल किशोर, सरकार बनाने के लिए क्या संभावनाएं होंगी उस पर हम आगे आएंगे, लेकिन उससे पहले सर्वे की बड़ी बातें। अभी चुनाव हुए तो एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन होगा, सर्वे से ये बात साफ तौर पर सामने आ रही है। एनडीए को जहां 206 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं यूपीए को 136 सीटें मिलने का अनुमान है। लेफ्ट और अन्य दलों को 201 सीटें मिलने का अनुमान है। ये बड़ी बातें जो है वो सर्वे से सामने निकल कर आ रही हैं। एनडीए बहुमत के आंकड़े से 66 सीटें कम है, 206 66 सीटें कम बहुमत के आंकड़े से एनडीए। ये बातें हैं सर्वे की बड़ी अहम बातें, जिन पर नजर डालने की जरूरत है। लेकिन अभी चुनाव हुए तो किसकी सरकार बनेगी? 543 कुल सीटें, एनडीए को 206, यूपीए को 136, लेफ्ट को 34 और अन्य दलों को 167 सीटें। ये बड़ी तस्वीर है जहां एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन दल बनकर उभर रहा है। अब ये सीटें कहां से आ रही हैं? अगर हम रीजन वाइज, क्षेत्रवार, राज्यवार देखने की कोशिश करें, एनडीए की अगर बात करें, 206 सीटों में से उत्तर से 67 सीटें, उत्तर भारत से 67 सीटें एनडीए की झोली में। पूर्व से 49, पूर्वी इलाके से अगर बात करें, 49 सीटें एनडीए के पास आ रही हैं। पश्चिम में बड़ा फायदा, 80 सीटें एनडीए के खाते में, दक्षिण से 10 सीटें। ये बात हुई एनडीए की। यूपीए की अगर बात करें, 136 सीटों में 36 सीटें जो हैं वो उत्तर भारत से आ रही हैं यूपीए के खाते में। पूर्व से 33 सीटें यूपीए को मिल रही हैं, पश्चिम से 31, जहां पर बड़ा फायदा एनडीए को हो रहा है, वहां यूपीए को नुकसान, और दक्षिण से 36 सीटें यूपीए के खाते में। तो ये रीजन वाइज, क्षेत्रवार, किस गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं। और अब एनडीए जो कि 66 सीटें कम बहुमत के आंकड़े से होता है, अगर 206 तक तो पहुंचता है, तो कौन कौन सी पार्टियां एनडीए के साथ आ सकती हैं? उसमें एआईएडीएमके, टीआरएस, बीजेडी, ये कुछ अहम पार्टियां हैं। आरएलडी, अजीत सिंह की पार्टी, बीएसपी, मायावती की पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस, ये वो तमाम पार्टियां हैं जो एनडीए की सरकार बनाने में साथ आ सकती हैं। लेकिन एनडीए का खेल खराब करने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? क्या अगर किसी तरह से तीसरे मोर्चे को समर्थन दिया गया तो तस्वीर क्या होगी? कांग्रेस समर्थित तीसरा मोर्चा जो है उसमें लेफ्ट, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बीजेडी, एआईएडीएमके, टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस, ये वो पार्टियां हैं जो तीसरे मोर्चे में आ सकती हैं साथ, और इनको समर्थन मिल सकता है कांग्रेस पार्टी का। ये बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है किशोर। तो यही पूछ लेते हैं हम अनीस अहमद साहब से, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीस साहब, अगर आपकी सरकार न बने, यानी यूपीए की सरकार बनने की स्थिति ना हो, तो क्या किसी तीसरे मोर्चे को समर्थन देंगे आप बीजेपी की सरकार आने से रोकने के लिए, एनडीए की सरकार आने से रोकने के लिए? देखिए, अभी 1 साल है चुनाव को। 1 साल पहले आपने चुनाव किया और ये कहा है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो ये रिजल्ट आएगा, लेकिन आज चुनाव नहीं हो रहे हैं। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है, क्या आप बीजेपी को रोकने के लिए तीसरी को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? हो सकता है कि तीसरे को लेकर हम अपनी सरकार बना सके, या सबको, बाकी जो आज जिन लोग हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं, वो तीसरे में से कई लोगों को हम साथ में ले, अलग अलग राज्य के अंदर में, और उनके साथ में मिलकर गठबंधन करके हम चुनाव लड़ने का काम करें। तो बहुत सारे फैसले हो सकते हैं, बहुत सारे निर्णय हम ले सकते हैं। हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आज भी खुले हुए हैं, और आज भी हम ये कहते हैं कि किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र सरकार में नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यही सवाल शैलेंद्र कुमार जी आपसे बताया है। अनीस अहमद आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम तीसरे मोर्चे से हाथ मिला सकते हैं, आप भी हाथ मिलाएंगे कांग्रेस से, जैसे अभी मिलाया हुआ है? देखिए, हमने पहले ही कहा कि थर्ड फ्रंट की सरकार में आने के लिए अगर पूरा आंकड़ा देखा जाए छोटे दलों का, तो सबसे बड़े दल के रूप में थर्ड फ्रंट आएगी, और सेकुलर पार्टियां जो है, धर्मनिरपेक्ष पार्टियां जो है, विवश होकर तीसरे मोर्चे को सपोर्ट करेगी और तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। यानी आप दोनों एक ही बात कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि आपके साथ मिलकर करेंगे, आप कह रहे हैं कांग्रेस के साथ मिलकर करेंगे, लेकिन बस फर्क इतना है, आप कह रहे हैं आप बड़े होंगे, कांग्रेस कह रही है कि वो बड़े होगी। सुधांशु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर?
जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हम कोई इलेक्शन सर्वे करते हैं तो एक साइंटिफिक एनालिसिस और बैकग्राउंड देखना चाहिए, स्टैटिस्टिकल डाटा। जैसा मैंने कहा कि पिछले 8-10 सालों में सभी राज्यों में स्पष्ट बहुमत दिया है, कोई तीसरे का कोई स्थान छोड़ा है क्या? 2002 के गुजरात से लेकर लेटेस्ट कर्नाटक तक देख लीजिए, चाहे निर्णय हमारे पक्ष में गया हो या विपक्ष में। आप 2009 का लोकसभा देखिए, सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस 206 सीटों के साथ, दूसरे नंबर की पार्टी थी भाजपा 116 सीटों के साथ। मैं जानना चाहूंगा या पूछना चाहूंगा, तीसरे नंबर की पार्टी कौन थी? सब के सब दल 20 के आसपास थे। इसका मतलब जनता दो टूक फैसला करने के मूड में उत्तरोत्तर आती जा रही है। क्या 20-20 दलों के सांसदों वाले दलों के माध्यम से कोई स्थायी सरकार बन सकेगी? चाहे यह विचार थर्ड फ्रंट की कल्पना रखने वालों का हो या वो तथाकथित धर्मनिरपेक्षता को खतरे में डालकर लाने का जो कांग्रेस का कोई ख्वाब हो उससे जुड़ता हुआ, मुझे पिछले कुछ वर्षों के राजनीतिक विश्लेषण के धरातल पर यह यथार्थ फर्क नहीं दिखता है। अतुल अंजान जी, सुधांशु जी कह रहे हैं कि ये 20-20, 40-40 की पार्टियां कैसे सरकार बनाने के सोचेंगे? अतुल जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। मीम अफजल साहब जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस से। मीम अफजल साहब, अनीस अहमद साहब कह गए कि अगर जरूरत पड़ी तो तीसरे मोर्चे के जो दल हैं उनकी मदद ले सकते हैं। तीसरा मोर्चा कह रहा है कि हाँ, जरूरत पड़ी तो कांग्रेस की मदद लेनी पड़ेगी। यानी दोनों आप किसी न किसी तरीके से हाथ मिलाते तो दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि स्पष्ट ही उनका आएगा। देखिए, ऐसा है किशोर जी, आपका ये सर्वे काफ़ी दिन पहले मुकम्मल हुआ था। आज जो देश में स्थिति है और अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने यहाँ ओहदों को बांटा है जिस अंदाज से, उसके बाद सर्वे पर करेंगे तो उत्तर प्रदेश का सर्वे बिल्कुल दूसरा आएगा। इसलिए मैं आपके सर्वे पर ना जा करके सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि खुद आपका सर्वे ये साबित कर रहा है कि किसी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है। और जब किसी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही तो मैं एक ही बात कह सकता हूं कि कांग्रेस सक्षम है और अगली सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी और आप ये देखेंगे। देश का मूड कहता है कि किसी भी एक गठबंधन का बहुमत नहीं आ रहा है। एनडीए को 206 तो मिल रहे हैं, सबसे बड़ा गठबंधन, लेकिन 272 तक पहुंचना मुश्किल भी हो सकता है। दिबांग, कुछ पूछे जा रहे थे आप हमारे राजनीतिक मेहमानों से। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं कि थर्ड फ्रंट वाली, अगर आप थर्ड फ्रंट को बहुत करीब से देखें और इसमें जो कांग्रेस के कह रहे थे कि हम बना लेंगे, तो ये कैसे बना लेंगे? तोड़जोड़ करेंगे, गठजोड़ बनाएंगे, क्या करेंगे? खरीदेंगे, ये सब चीज़ें करते रहें, क्योंकि अगर आप वो कह रहे हैं बीजेपी को रोकने के लिए। जी हाँ, क्योंकि ये ऐसा पहले कर चुके हैं। इन्होंने ये चरण सिंह के साथ किया, देवेगौड़ा के साथ किया, समर्थन दिया। इन्होंने चंद्रशेखर के साथ किया, देवेगौड़ा के साथ किया, आई.के. गुजराल के साथ किया, और कोई भी ये प्रधानमंत्री 1 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाए। तो ये इनका एक इतिहास रहा है, इनकी एक भूमिका रही है। तो स्थानीय दल ज़रूर मजबूत होंगे, पर आपका भी जो सर्वे है उसमें कोई ऐसा स्थानीय दल नहीं दिखाई दे रहा जिसकी 30 से ज़्यादा कोई सीटें आएँ। तो ज़रूर वो रहेंगे, पर एक ऐसी सरकार रहेगी जो इनके साथ रहेगी, और ये ज़रूर सामने आ जाएंगे समर्थन करने के लिए। क्योंकि एक सोच कांग्रेस में ये भी है कि इस बार किसी तरह से समर्थन करके आगे चलो, अगला जो चुनाव हो जाएगा साल, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में, तब हम देखेंगे। आपने 20-30 सांसदों की पार्टी की बात की, वही सुधांशु जी भी कह रहे हैं। उर्मिलेश जी, देखिए, सुधांशु की जो बात है, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, ये राज्य और केंद्र में समीकरण में बिल्कुल फर्क है। इस वक्त देश में अगर आप देखिए अपनी हैसियत, बीजेपी की राजनीतिक हैसियत, यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु, ये 6 बड़े प्रदेश हैं जो सबसे अधिक लोकसभा की सीटें देते हैं। आप यूपी में हैं, आप बिहार में हैं, आप महाराष्ट्र में हैं, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तीनों से आप गायब हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी कि आप कैसे ये मानते हैं कि आपको पूरी तरह बहुमत देकर सरकार, नई सरकार चुनने की, जनता नई सरकार चुनने का आपको जनादेश देगी? पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेरे को लगता है जो इस सर्वे की बड़ी खास बात है कि जो थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, जो भी आप कहिए, नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी फ्रंट, उसमें 201 सीटें आती नजर आ रही हैं। मेरे को लगता है कि इसमें मुलायम सिंह, मायावती, नीतीश, नवीन, जयललिता, करुणानिधि, नायडू, जगन और टीआरएस, ये बड़े प्लेयर हैं। लेकिन एक बात दिवांग की सही है कि किसी को अधिक सीटें नहीं आ रही हैं। तो ऐसे में मेरे को लगता है कि 2 ही लोग हैं जो नॉन एनडीए प्लेयर हैं, वो मुलायम सिंह और जगन रेड्डी, और सब
कभी न कभी एनडीए के साथ रह चुके हैं। इसलिए मेरे को लगता है कि थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, जो भी आप कहिए, उसको, उसकी संभावना को बिल्कुल खारिज आप नहीं कर सकते। लेकिन किशोर, एक बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट जब भी बना है, तब देवीलाल या हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे बड़े नेता रहे जो आपस का मतभेद बुलाकर छोटी पार्टियों को जोड़ते रहे। आज की तारीख में ऐसा कोई नहीं है जो छोटी पार्टियों को जोड़ सके। या तो ममता भी के लोग भी कह रहे थे कि वो भी प्रधानमंत्री पद की रेस में है। ये थर्ड फ्रंट अगर बनना है तो इसके लिए लेफ्ट का रोल होना जरूरी है। अतुल अंजान की बात से कहीं लगा नहीं, वो थर्ड फ्रंट को तो पूछ रहे हैं, यानी इनको बांध कौन रहा है इन सबको? अगर इनको किशोर, अगर इस तरह का जनादेश आता है तो इसमें बिल्कुल जो है भाजपा लेड एक सरकार बनेगी, क्योंकि 206 का जो आंकड़ा बता रहे हैं वो समय यूपीए का भी है और मैंडेट का जो है वो कांग्रेस का अकेले, ये 206 का कुल पूरे एनडीए का है। तो ये एक बड़ी वो आएगा, राष्ट्रपति जो है पहला भाजपा को चांस देंगे और उसके इर्द गिर्द ताना बाना बन जाएगा। और कांग्रेस, जितना मैं कांग्रेस को जानता हूँ, 136 सीटों पर अगर आते हैं जिसमें कांग्रेस की 120 सीटें होंगी, तो वो कांग्रेस विपक्ष में ही बैठेगी। उसका एक वो जनादेश का मखौल नहीं उड़ाएगी। सवाल ये है कि जैसा थर्ड फ्रंट के लिए कोई एक गॉडफादर नहीं है जो सबको इकट्ठा करे, क्या भाजपा में ऐसा कोई नेता है कि जो बाकी पार्टियों से ले ले? एक प्रमोद महाजन जाने के बाद ऐसा कोई नेता भी नहीं रहा है कि जिसका बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग। यानी ये 272 तक जो जाना है उसके लिए एक सूत्रधार होने की जरूरत है। देखिए, सुधांशु जी वैसे तो कह रहे हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, वरुण गांधी ने जरूर कह दिया, लेकिन राजनाथ सिंह क्या अटल बिहारी वाजपेयी माने जा सकते हैं? पिछली बार सुधांशु जी आप भी उनके साथ थे 2009 में, तो भाजपा का बेड़ा गर्क राजनाथ सिंह के जमाने में हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या वो सर्वमान्य नेता माने जाएंगे? एनडीए कैसे लाएगा अपना दूसरे लोगों को साथ में लेकर के? सुधांशु जी, देखिए, मैंने कहा कि नेता का जो प्रश्न है इसके बारे में मैं स्पष्ट कह चुका हूं, भाजपा उचित समय पर निर्णय लेगी। मैं तो उल्टा प्रश्न करता हूं कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और जो कि एक प्रकार से एक लोकतांत्रिक राजवंश चला रहे हैं, राजवंश में जो भविष्य का नेता कौन होगा इसको लेकर कहीं कोई विचार विमर्श या सहमति असहमति का प्रश्न ही नहीं उठता है। वो लोग क्यों नहीं अपनी बात पहले आगे करते हैं जो सीधे सत्ता में बैठे हुए हैं? हम तो फिर भी कह रहे हैं कि हम उचित समय पे अपना निर्णय जनता को बताएंगे। वो तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि उचित समय पे निर्णय लेंगे। तो यह प्रश्न हमसे पूछने की बजाय कांग्रेस से पूछा जाए, पूछते हैं तो अधिक बेहतर। मीम अफजल साहब, दूसरी बात, मीम अफजल साहब, मैंने ये सवाल, ये आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं मीम अफजल साहब से। अफजल साहब, आपका नेता मनमोहन सिंह तो आखिरी टर्म माना जा रहा है उनका। मेरा ख्याल ये है कि हमने तो कभी भी ये चीज़ पहले से कभी डिक्लेयर नहीं की। हमेशा हमारा जो तरीका रहा है वो वही रहा है और अब भी वही रहेगा। जो ज़्यादा प्राइम मिनिस्टरशिप की दौड़ में आगे आगे दौड़ रहे हैं, उनकी पार्टी को ज्यादा जरूरत है कि लेकिन एक सवाल अफजल साहब, अगर राहुल मीर अफजल साहब को मैं याद दिलाना चाहूंगा। जी सुधांशु जी, हम तो ये भी नहीं चाहते साहब को मैं याद दिलाना चाहूंगा जो उन्होंने ये कहा कि इन्होंने नरेंद्र मोदी जी का और राहुल जी का फोटो लगा करके, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने कहा कांग्रेस ने कभी नहीं किया। अरे कैसे भूल गए वो जमाना है, जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात पे, राजीव जी के नाम पर वोट मांगे जाते थे। तो ये कहना तो बहुत गलत सेंटेंस है कि हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। क्या राहुल गांधी में वो बात नहीं है कि आप ये कह सकें कि राहुल गांधी के नाम पे वोट दें? नहीं, आप पिछले जो 2-3 इलेक्शंस हुए हैं उसमें तो आप पोजीशन जानते ही है ना, मेरा मकसद उससे था। लेकिन अफजल साहब, क्या राहुल गांधी का नाम लेके वोट आपको उम्मीद नहीं बढ़ेंगे? हमारे वोट तो राहुल गांधी जी के नाम पर वैसे भी बढ़ ही रहे हैं, तो हमें अभी इस वक्त कहने की क्या जरूरत। खुद अभी तक 2014 तक जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, तो हम आगे के लिए अभी से इस तरह का, खुद राहुल जी ने कहा है कि क्वेश्चन नहीं है किसको प्रधानमंत्री बोलना है और किसको नहीं बनना है। राजीव रंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। जी राजीव रंजन जी, मुझे इसमें क्लैरिफिकेशन करने की कोई खास जरूरत ही नहीं है। जी, इस मौके पर मैं बस इतना कहना चाहूंगा, जो आरंभिक रुझान है कहीं ना कहीं इस देश में स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है किसी भी गठबंधन को। वैसी परिस्थिति में आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की शैली में जो देश को नेतृत्व दे सके, वैसे राजनेता की जरूरत है जिसके नाम की घोषणा के बाद वोट बैंक का इजाफा हो, जिससे सीटों का अंतर घटे, और जो सीटें घटेंगी, जो फासला जब घटेगा, तो बाकी कई रीजनल पार्टीज और दूसरे जो अलाइज है, जो संभावनाओं के आधार पर प्रीपोल सिनेरियो जो बनता हो या पोस्ट पोल सिनेरियो बनता हो, निश्चित तौर पर स्पष्ट बहुमत के करीब पहुंचने में इससे मदद मिलेगी। और वो नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते?
देखिए, वो तो संसदीय बोर्ड के ऊपर छोड़ा गया है, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड को तय करना है। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि नेतृत्व का जो स्वीकार्यता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी घटक दलों को इस मौके पर विश्वास में लिया जाना भी जरूरी है और साथ ही साथ जो एनडीए का आज देश है उसका राष्ट्रव्यापी आधार व्यापक हो, इसके लिए जी समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं और जो आप नहीं कहेंगे। एक कार्टून का वक्त हो गया, अब वक्त हमारा यहाँ पर खत्म होता हुआ। इरफान साहब ने क्या कार्टून बनाया उस पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने ये कार दिखाई है, इसके अंदर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी बैठे हुए हैं और इसमें जो एक रास्ता है, हाईवे का रास्ता, एकदम से यूपीए टर्न जो है वो बन गया है। उसमें घोटाले और बेईमानी जो है उसके झंडे लगे हुए, तो वो बता रहे हैं कि उनकी उपलब्धि क्या है। ये रास्ता उनकी उपलब्धि है कि जहाँ से चले थे वहीं पर लौट कर आ जाएंगे। मैडम, पिछले 5 साल में हमने ये रास्ता बनाया है। 5 साल में ऐसा रास्ता बनाया है कि घोटाले के जो झंडे रास्ते में आए उन्होंने यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया गाड़ी को, यूपीए की, और गाड़ी वहीं लौट रही है जहां से चली थी। ये कहती है इरफान साहब की टिप्पणी। वक्त हमारा यहाँ खत्म होता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश का मूड क्या है देखा आपने।